जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। साथ में हमने ये भी देखा कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं और लाप्लास इक्वेशंस क्या होती हैं और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन होता है हार्मोनिक फंक्शन। ये हमने देख लिया। साथ में हमने ये भी देखा कि लाइन इंटीग्रल कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन टॉपिक के नाम पर। फिर हमने उसमें एक थ्योरम देखी जिसको बोलते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम या कॉची रीमन थ्योरम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी थ्योरम का एक्सटेंडेड वर्जन है और आज का टॉपिक है वह है कॉची इंटीग्रल थ्योरम की बजाय फार्मूला। कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। देखिए थ्योरम क्या थी। थ्योरम ये थी कि अगर वो कोई फंक्शन एफ जेड एक क्लोज्ड कर्व में क्लोज्ड रीजन में एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन जीरो आता था। ये थी थ्योरम। ये क्या थी? कॉची इंटीग्रल थ्योरम। इसमें खास बात यह है कि एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए। इस रीजन में जो एक क्लोज्ड कर्व सी का रीजन है उस पर और उसके अंदर, मतलब कर्व पर भी और कर्व के अंदर पर भी, रीजन पर भी और रीजन के अंदर पर भी। ठीक है, तो ये कंडीशन है। कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक in and on a given closed region and A is a point inside that region। एक पॉइंट है जो कि उस रीजन के अंदर है। तो फार्मूला क्या कहता है कि एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। ये देखिए मैं आपको कुछ बताए दे रहा हूँ, कुछ शॉर्टकट। वहां पर क्या था कि एफ जेड एनालिटिक है, यहां पर भी एफ जेड एनालिटिक है, लेकिन ए एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एफ जेड इनफाइनाइट नहीं बन रहा है। मतलब जेड माइनस ए इज इक्वल टू जीरो करके जो जेड इज इक्वल टू ए निकलेगा, मतलब ए एक ऐसा पॉइंट है जो एफ जेड का पोल नहीं है। ध्यान रखिएगा, एफ जेड तो ये है, ये एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए ये पूरे फंक्शन का पोल है। एफ जेड का पोल नहीं है, एफ जेड अलग है। एफ जेड तो न्यूमरेटर में है। इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ए। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आपको पहचानना है कि क्वेश्चन में आपको हमेशा ये गिवन होगा, ये दिया जाएगा, इसकी वैल्यू निकालिए। जैसे वहां पर उसके क्वेश्चन किए थे तो डायरेक्ट जीरो लिखते थे। तो आपको ये देखना है कि ये जो पॉइंट है ये एफ ए का मतलब क्या है। पहले एफ जेड था तो जेड की जगह ए रख देंगे तो एफ ए मिल जाएगा। तो जेड की जगह आपको जो ए रखना है वो कहां पर रखना है? जो जेड माइनस ए, मतलब जेड की जगह ए रखना है। तो उस पार्ट में नहीं रखना है जो कि न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर को जीरो बना दे। बाकी जो बचा हुआ है उस वहां पर आपको जेड की जगह ए रखना है। यहां पर नहीं रखना तो बाकी क्या बचेगा ये, तो उस पर आपको क्या रखना है? जेड की जगह ए।
या ये कहिए कि इस पूरे फंक्शन की सिंगुलरिटी क्या है, सिंगुलरिटी है एक, z इज इक्वल टू ए। तो उस सिंगुलरिटी पर आपको अगर वैल्यू निकालना हो तो 2 पाई आयोटा एफ ए। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ 3 है, ये ध्यान रखिएगा। पहला, एफ जेड उस रीजन में एनालिटिक है। दूसरा, जो ए पॉइंट है वो उस रीजन के अंदर है, अगर रीजन के बाहर है तो आप जीरो लिखेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम का इस्तेमाल करके। रीजन के अगर अंदर है तभी आपका ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और तीसरी बात, मैंने आपको बताया ना कि 3 कंडीशन है, एफ जेड एनालिटिक, दूसरा जो जेड इज इक्वल टू ए वाला पॉइंट है वो इस रीजन के अंदर है, और तीसरी की बात क्या है कि जेड इज इक्वल टू ए रखना है, उस पार्ट को छोड़ करके हर जगह रख देना है जो कि इसको इनफाइनाइट बना रहा हो, वहां पर नहीं रखना है। जैसे जेड इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर में ना रख करके बाकी जो दिख रहा है वहां पर रखेंगे। बाकी क्या दिख रहा है, केवल एफ जेड दिख रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से एफ ए लिखें। न्यूमेरिकल करते करते आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हुआ कॉची इंटीग्रल फार्मूला, थ्योरम नहीं फार्मूला। अब हमें इसी का एक एक्सटेंडेड पोर्शन भी पढ़ना है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन के डेरिवेटिव का अगर गिवन हो तब आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, तो लिख लीजिएगा यहाँ पर एफ एन ए एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आई क्लोज इंटीग्रेशन एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन डी जेड। डेरिवेटिव का फार्मूला वहाँ पर लगना है जहाँ पर पोल या सिंगुलरिटी रिपीट हो रहे हों। जितना ज़्यादा रिपीट होगा उससे एक कम डेरिवेटिव करके फिर ए रखना है, कहने का ये मतलब। या इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को, एफ जेड क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस ए की पावर एन प्लस वन डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ एन ए डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। ठीक, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इवेलुएट दिस वेयर सी इज द सर्किल। सी सर्किल है, पहले सर्किल बनाते हैं, क्या है, मॉड जेड इज इक्वल टू 2, जेड की वैल्यू रखिए एक्स प्लस आयोटा वाई इसका मॉड ले लीजिए, तो आपको सर्किल की इक्वेशन ये मिल जाएगी, जिसका सेंटर है 0 0, ओरिजिन और रेडियस है 2। ये क्या है, रेडियस 2। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका सिंगुलरिटी निकालूं तो z प्लस वन इज इक्वल टू 0, मतलब पोल इसका निकालूं तो z इज इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए कि क्या ये पॉइंट इस रीजन के अंदर है या नहीं। अगर इस रीजन के अंदर है तभी कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा, अगर इस रीजन के बाहर है तो इसका मतलब कॉची इंटीग्रल थ्योरम लग जाएगी, जो कि बता देगी कि इसका इंटीग्रेशन क्या है, 0। लेकिन हमें ये देखना है कि ये पॉइंट कहाँ पर पड़ रहा है, ये अंदर पड़ रहा, क्योंकि जेड इज इक्वल टू माइनस वन यहाँ पर आएगा कहीं। अगर अंदर पड़ रहा है तो आप कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाइए, क्या होता है, 2 पाई आई एफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस वन। अब माइनस वन आपको रखना है, कहाँ रखना है, पूरे इक्वेशन में हमेशा हर जगह रख दीजिए सिवाय उस जगह के जहाँ पर रखने से फंक्शन इनफाइनाइट बन रहा हो। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ जेड माइनस जेड की जगह माइनस वन, तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 0, तो पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर नहीं रखना है, बाकी हर जगह रख दीजिए। तो बाकी क्या बचा, ई की पावर माइनस जेड, तो 2 पाई आई ई की पावर माइनस जेड, और जेड की जगह क्या रख दीजिए,
-1, तो क्या आ गया 2πe आयोटा। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक बार आंसर मैच करा लेते हैं। हाँ जी, सही आंसर आपका। ठीक है। इसी को कभी कभार आपको ऐसे भी आपको कभी कभार सॉल्व करने को कोई कोई बताएगा या लिखा जाएगा। जैसे ये मैंने लिखा है तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 2πi, वहाँ पर क्या है e⁻⁻z डिवाइडेड बाई z+1। जो रखना है z+1 उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए z इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल। अब z इज इक्वल टू -1 यहाँ पर रख दीजिए तो वही आपका आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन उतना तामझाम नहीं करना है। सीधी सी बात यह है कि वहाँ पर z की वैल्यू नहीं रखनी है जिसको रखने से डिनोमिनेटर 0 बन जाए। केवल उस जगह नहीं रखनी, बाकी हर जगह रख दीजिए। ठीक, ध्यान से देखिए। ये है इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन ऐसे होता है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। ऐसा इस इलिप्स का सेंटर है 0 0 और x की तरफ है कोऑर्डिनेट a,0 माइनस a,0 और y की तरफ कोऑर्डिनेट है 0, b 0, -b और सेंटर है 0 0। सर्किल और इलिप्स में अंतर यह है कि इलिप्स में माइनर और मेजर एक्सिस होती हैं, 2 एक्सिस होती हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन ए और बी बन जाएगा ये इलिप्स क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। ए इज इक्वल टू बी का मतलब कि उसमें रेडियस फिक्स हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर सिंगुलरिटी क्या है, जेड। अगर मैं इसको निकालूं तो जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। सिंगुलरिटी निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या मिली, 0। अब 0 तो इस इलिप्स के अंदर ही लाई करेगी, बिल्कुल लाई करेगी। तो इसका मतलब कॉची इंटीग्रल फार्मूला लग जाएगा। तो डायरेक्ट लिखिए 2πi एफ ए की जगह क्या है 0, जेड की जगह क्या है 0। अब देखिए जेड इज इक्वल टू 0 रखना है तो कहाँ पर रखना है, वहां पर नहीं रखना है जहां पर डिनोमिनेटर 0 बन जाए। तो इसके अलावा क्या बचा, ये बचा 1 इंटू कॉस जेड। तो कॉस जेड की जगह 0 रख दी तो कॉस 0 की वैल्यू 1। तो आपका आंसर क्या आया 2π आयोटा, ये आपका। ठीक, चलिए यहां पर देखिए सीज सर्किल। सर्किल का रेडियस कितना है 3, रेडियस है 3। इसके सिंगुलरिटी निकालिए पहले, पोल। तो यहाँ पर पोल 2 मिलेंगे, एक z-1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब z इज इक्वल टू 1। दूसरा मिलेगा z-2 इज इक्वल टू 0, तो मिलेगा 2। तो आपके पास 2 पोल हैं। एक कौन सा है 1, 1 इधर कहीं पड़ेगा और 2 इधर कहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो है 3। तो 2 के दोनों पॉइंट कहाँ हैं, सर्किल के अंदर हैं। अगर दोनों पॉइंट सर्किल के अंदर हैं इसका मतलब क्या हुआ कि 2πi एफ ए ही तो लिखते थे, यहाँ पर 2 हैं तो आप लिखेंगे F1, ये वाला 1 प्लस F2। अब ध्यान से देखना है आपको, यहीं पर समझने वाली बात है। जब हम z की जगह 1 रखेंगे तो उस फंक्शन में नहीं रखना है जो डिनोमिनेटर को 0 बना दे। तो z इज इक्वल टू 1 यहाँ पर रख देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ के अलावा बाकी जो भी बचा है वहाँ पर आप z की जगह पहले 1 रखिए तो इसकी वैल्यू निकलेगी। अब 2 रखना है तो 2 यहाँ पर रखेंगे तो 0 बन जाएगा। तो इसके अलावा बाकी आपके पास जो भी बचा है ये पूरा, उस पूरे की जगह z इज इक्वल टू 2 रहेगा। यही चीज़ यहाँ पर आपको समझना है, केवल न्यूमरेटर से मतलब नहीं है। जो 0 बना है उसके अलावा जो भी बचा है वो पूरा आपके लिए एफ जेड है। ठीक, तो 2πi, अगर मैं z इज इक्वल टू 1 यहाँ के अलावा बाकी जगह रखूँ तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा sin पाई प्लस cos पाई डिवाइडेड बाई
जेड इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा -1 प्लस जेड इज इक्वल टू 2, यहाँ के अलावा बाकी कहीं भी रख दीजिए, हर जगह रख दीजिए, कहीं नहीं हर जगह रख दीजिए। तो साइन 4 पाई प्लस कॉस 4 पाई डिवाइडेड बाई 1। कॉस पाई की वैल्यू 180 की वैल्यू, साइन एन पाई की वैल्यू 180 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 2 पाई आई। कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 4 पाई की वैल्यू मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1, तो क्या मिला, ये 1 मिल गया, ये 1 मिल गया, 1 + 1 2, 2 × 2 4 पाई आई, ये आपका आंसर है। कहानी समझ में आ गई? चलिए, सीज सर्किल, सर्किल का रेडियस कितना है 4। ये जो पॉइंट है 1 और 2, ये इस 4 के अंदर ही लाई करेंगे, इसका मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह 2 पाई आई F1 + F2। 1 कहाँ रखेंगे, इसको छोड़ करके पूरे जगह पर रख देंगे, तो क्या मिला 2 पाई आई साइन पाई प्लस कॉस पाई डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2 कहाँ रखेंगे, इसको छोड़ करके बाकी पूरे फंक्शन में, तो साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई डिवाइडेड बाई ये 0, ये 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1, 2 आ गया, तो आंसर क्या आ गया। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीज़ें आराम से चलती चली जाएंगी। यहाँ पर देखिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, पहले रीजन ड्रा कर लीजिए और फिर पोल निकाल कर देखिए कि पोल उस रीजन के अंदर है कि बाहर है। बाहर है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, अंदर है तो उसकी वैल्यू कॉची इंटीग्रल फार्मूले से आ जाए। चलिए, जेड इज इक्वल टू 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, ठीक है, तो इसकी रेडियस है 1.5। अब ध्यान से देखिए, आपके पास सिंगुलरिटी कौन कौन सी है, ये 1.5, ठीक, सिंगुलरिटी आपके पास 3 है, एक है जेड इज इक्वल टू 0, दूसरी है जेड इज इक्वल टू 1, तीसरी है जेड इज इक्वल टू 2। तो 1.5 के अंदर ये दोनों आए, ये तो 1.5 के बाहर है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए इट इज आउटसाइड द रीजन, और जब आउटसाइड द रीजन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके इंटीग्रेशन की 0, मतलब हमें ये निकालना ही नहीं है, मतलब कॉची इंटीग्रल फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा ही नहीं, वो डायरेक्ट थ्योरम से 0 आ जाएगा। तो आपका जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला जब लगाएंगे तो 2 पाई आई क्या लिखेंगे, F0 + F1, और F2 वाला क्या हो जाएगा 0, तो F2 वाला लिखेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो आउटसाइड द रीजन है। हमारी फार्मूला कहाँ लगेगा, जब पॉइंट इनसाइड द रीजन हो। आपको ये रीजन इसी वजह से दिया जाता है ताकि आप ये देख सकें कि सिंगुलरिटी कौन कौन सी सिंगुलरिटी इस पॉइंट के इस रीजन के अंदर लाई कर रही है और कौन सी बाहर। जो बाहर लाई कर रही है उसकी वैल्यू नहीं निकालना है, वो 0 है अपने आप में, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, 2 पाई आई 0, इस को छोड़ करके बाकी हर जगह 0 रख दीजिए जेड की जगह, तो क्या मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई -1 इंटू -2, 1, इसको छोड़ करके बाकी हर जगह रख दीजिए 1, तो 4 - 3 डिवाइडेड बाई 1 -1, तो क्या आया 2 पाई आई 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1, तो क्या आया 2 पाई आई 2 -1, तो आपका आंसर क्या आ गया 2 पाई आई। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नेक्स्ट,
ये है, सी इज़ द सर्किल। चलो इसको पहले ड्रा कर लेते हैं। जेड की वैल्यू रखिए एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2, रियल से रियल, रियल रियल के साथ रहेगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आपको क्या मिला, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। इसका सेंटर क्या क्या है, सेंटर है इसका 2,0, 2 किधर है, यहाँ पर पड़ेगा, और रेडियस कितनी है, हाफ, तो 2 से हाफ इधर चले आइए, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, 0। ये आपका सर्किल है इतना बड़ा। रीजन जरूर आपको ड्रा करना आना चाहिए। अगर ये है, अब यहाँ पर देखिए इसके सिंगुलरिटी निकालिए, इसको 0 पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन कर दीजिए, जेड कॉमन ले लीजिए, जेड माइनस 2 -1 कॉमन ले लीजिए, जेड माइनस 2, तो क्या मिला z-1 और z-। अब देखिए कौन सा रीजन, कौन से पोल, यहाँ पर 2 पोल मिले, एक 1 और एक 2, कौन सा पॉइंट इस रीजन के अंदर है, 2 तो अंदर ही है क्योंकि ये सेंटर है, क्या 1 भी अंदर है, ये है 1.5, 1 इधर कहीं पड़ेगा, रीजन के बाहर है, इसका मतलब कि 1 वाला खत्म कहानी। ये तो यहाँ पर थ्योरम से 0 आ जाएगा। अब हमें फार्मूला, जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा वो 2 पर लगेगा खाली, तो इसको आप क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन जेड डिवाइडेड बाई z-1 z-2 dz। ठीक, अलग अलग करना आसान है ताकि आप ये पता कर सकें कि z इज इक्वल टू 2 कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना। अगर पूरे पर रख देते तब तो 0 आ ही जाता। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πi/f2। 1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 लिखेंगे आउटसाइड द रीजन है, और कॉची इंटीग्रल थ्योरम वो फार्मूला कभी भी रीजन के आउटसाइड नहीं लगता, ये आपको बता चुके हैं। तो वैल्यू यहाँ पर रखिए, 2 रखना है उस टर्म को छोड़ करके जो 0 बन रहा हो, उसके अलावा बाकी हर जगह 2 रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 4πi, ये आपका नेक्स्ट। पहले रीजन x प्लस आई वाई प्लस 3i मॉड इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 1, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आपको क्या मिला, सर्किल। अगर कंपेयर करेंगे इससे, ये है सर्किल की इक्वेशन, इसका सेंटर होता है a, b और रेडियस होती है r। यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, तो इसका सर्किल क्या बनेगा, सर्किल बनेगा, इसका सेंटर होगा 0, -3 किधर पड़ेगा, y पॉजिटिव उधर होता है, निगेटिव इधर होता है, 0, -3 ये है, और रेडियस कितनी है 1, तो -3 से 1 इधर चले गए, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -3 से 1 इधर गए तो 0, -2, और ये वाला हो जाएगा 0, -4। अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास सिंगुलरिटी 2 हैं, z इज इक्वल टू 0 एक है, दूसरी है z इज इक्वल टू -πi आयोटा। आयोटा से कंफ्यूज मत होइएगा, आयोटा क्या बता रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में आयोटा वर्टिकल एक्सिस को बता रहा है, वाई एक्सिस को बता रहा है, तो z इज इक्वल टू -π, आप ये ध्यान रखिए। तो -π कहाँ पड़ा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो 3.14 3 और 4 के बीच में, मतलब ये वाला जो पॉइंट है
ये इनसाइड द रीजन है। जब इनसाइड द रीजन है तो आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला यहीं लगेगा। और क्या जेड इज इक्वल टू जीरो इस रीजन के अंदर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जेड इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर पड़ रहा है। तो जेड इज इक्वल टू जीरो आउटसाइड द रीजन है। जहाँ पर आउटसाइड हो जाएगा वहाँ पर आपको कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगेगी, फार्मूला नहीं लगेगा। थ्योरम से वो डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। अब खाली हमें निकालना है वैल्यू किस पर? एच जेड इज इक्वल टू माइनस पाई पर। तो हम क्या लिखेंगे? इसकी वैल्यू 2 पाई एफ माइनस पाई। माइनस पाई कहाँ रखना है? जो माइनस पाई आयोटा, ठीक, माइनस पाई आयोटा वहां पर रखना है जहां पर आपको जो डिनोमिनेटर को जो जिस पार्ट को जीरो ना बना रहा हो, इस पार्ट को जीरो बना रहा तो इसको छोड़कर बाकी जो भी रखा है वहां पर रख दीजिए। तो क्या आ गया? 2 पाई आयोटा 1 अपान जेड की वैल्यू रखिए माइनस पाई आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, पाई से कैंसिल, तो क्या आया? -2। ये आपका आंसर है। आंसर एक बार मैच करा लेते हैं, -2। ठीक, चलिए हमें इसको कैलकुलेट करना है। जहाँ पर सी एक सर्किल है, सी सर्किल दे दिया गया है, 3 रीजन दे दिए गए हैं कि जब ये है तब क्या होगा इसकी वैल्यू, जब ये है तब क्या होगा, और जब ये है तब क्या होगा। कुछ भी घबराना नहीं है, इसके डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लीजिए। z-1 और z+1, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने ब्रेक कर दिया। अब z इज इक्वल टू 3/2 है। इसका क्या मतलब है कि इसका सेंटर तो है ओरिजिन 0 0, और 3/2 का मतलब क्या है? इसकी रेडियस है 3/2। अब क्या ये देखिए, ये जो z इज इक्वल टू 1 और -1 है, क्या ये इसके अंदर हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि z इसकी रेडियस है 3/2 का मतलब 1.5। ये दोनों पॉइंट 1.5 से छोटे हैं। एक इधर पड़ेगा z इज इक्वल टू -1, दूसरा इधर पड़ेगा z इज इक्वल टू 1। ये दोनों इसके अंदर ही लाई कर रहे हैं। जब इसके अंदर ही लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई f1 प्लस f-1। अब 1 कहाँ पर आपको रखना है? 1 इसमें वहाँ पर रखना है जो जीरो ना बने। जो जीरो बने उसको छोड़ करके बाकी हर जगह रख दो। तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो मिलेगा 2, यहाँ पर रखेंगे नहीं क्योंकि जीरो बन रहा, यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 प्लस -1 वहाँ पर नहीं रखना है। जो पार्ट जीरो बन रहा हो, ये पार्ट जीरो बन रहा हो तो यहाँ पर -1 नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखिए। तो -1 का स्क्वायर 1, तो 2, यहाँ पर -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? -2। क्या मिला? 0। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? अगर ये रीजन हुआ तो ये देख लेते हैं। z-1 इज इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू रखिए x प्लस आयोटा वाई। तो आपको क्या मिला? सर्किल x-1 प्लस वाई स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इसका जरा रीजन देखिए। इसका सर्किल, इसका रेडियस क्या है? 1, वो सॉरी सेंटर 1, 0, और रेडियस भी है 1। तो आपका पॉइंट, आपका सर्किल ऐसा बनेगा रीजन। अब देखिए ये पॉइंट 1 -1 क्या इसके पास है? हैं, केवल एक ही है, z इज इक्वल टू 1। -1 वाला तो इधर है, वो आउटसाइड द रीजन है। तो यहाँ पर इस रीजन में इस फंक्शन की, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई, केवल एक ही जो इस रीजन के अंदर है वो है कौन सा? 1 वाला। तो 1 की वैल्यू क्या निकली थी? यहाँ पर निकाले हैं 2/2 मतलब 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई। देख रहे हैं, रीजन चेंज हुआ, आंसर चेंज हो गया। अब z इज इक्वल टू हाफ अगर रख दिए, इसका क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि सर्किल का सेंटर तो 0 0 है और रेडियस है हाफ, ये हाफ है, आधा। और आपके दोनों पॉइंट, एक है -1 इधर और एक है +1 इधर, जो कि इस रीजन के आउटसाइड है।
तो इसमें तो सारी फंक्शन की वैल्यू, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लगेगा ही नहीं, यहाँ पर कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगेगी। ठीक, तो उसकी वजह से आउटसाइड द रीजन है तो नेट इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखिएगा कि बिकॉज दीज पॉइंट्स आर आउटसाइड द रीजन, गिवन रीजन, हेंस दिस इंटीग्रेशन वैल्यू इज। ठीक, चलिए, सी इज द सर्किल, जेड इज इक्वल टू 3। इसका रेडियस क्या है? 3, और सेंटर क्या है? 0 0। रेडियस है 3। ठीक, चलिए अब इसका जरा पोल देख लेते हैं। जेड स्क्वायर इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो जेड इज इक्वल टू क्या मिला? अंडर रूट -1। और जेड इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का मतलब क्या है? प्लस माइनस आयोटा। यही तो है। ठीक, तो ये क्या मिला? ई की पावर जेड टी, जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा डी जेड। अब ध्यान से देखिए, अगर आपसे कहा जाए जेड इज इक्वल टू आयोटा, इसका क्या मतलब है? जेड की वैल्यू रख दीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा। इसका ये मतलब है कि रियल पार्ट इसका है 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1। तो आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट मिलेंगे, मतलब वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, वो +1 मिलेगा और -1 मिलेगा। मतलब एक ये मिला 0 +1 और दूसरा मिला ये 0। इसी को कार्टिजन में क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 0 प्लस आयोटा और इसको लिखेंगे 0 माइनस आयोटा। ये दोनों पॉइंट इस रीजन के अंदर हैं। अगर इस रीजन के अंदर है तो काची इंटीग्रल थ्योरम लग जाए, वो फार्मूला लग जाएगी। तो क्या मिल जाएगा? 2πi एफ माइनस आयोटा और एफ प्लस आयोटा। 2πi माइनस आयोटा वहाँ पर रखिए जेड की जगह, जो कि फंक्शन को 0 बना रहा हो वहाँ पर नहीं रखना है। यहाँ पर अगर माइनस आयोटा रख देंगे तो 0 बन जाएगा, तो इसके अलावा बाकी जहाँ भी है वहाँ पर रख दीजिए। तो ई की पावर माइनस आयोटा टी डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा तो -2 आयोटा। यहाँ पर रखिए जेड इज इक्वल टू आयोटा, यहाँ पर नहीं रखना है क्योंकि 0 बन जाएगा, तो जेड की ई की पावर आयोटा टी डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। 2 आयोटा से 2 आयोटा कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? पाई ई की पावर आयोटा टी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा, यही बचा। ठीक, तो क्या कर दीजिए? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो क्या हो गया? 2π और ये क्या मिला? ई की पावर आयोटा टी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा टी डिवाइडेड बाई 2। कॉस कॉस ई की पावर आयोटा एक्स क्या होता है? कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ये होता है। तो कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी माइनस कॉस टी माइनस आयोटा साइन टी। ठीक है, अभी 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करते, देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, तो पाई आयोटा 2π आयोटा साइन। ठीक, देखते हैं आंसर कितना आया।
ये शायद प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था। टू पाई आयोटा साइन, ये आपका यहाँ पर लिख लीजिए 2 पाई आयोटा। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट ये कह रहा है कि 3z² + z+1 डिवाइडेड बाई दिस वेयर सी इज द सर्किल। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। सी सर्किल है जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 2। ठीक, चलिए इनका पोल देख लेते हैं। एक मिलेगा z-1, दूसरा मिलेगा z+1, तीसरा मिलेगा z+3। तो हमारे पास 3 पोल निकले, 1, -1 और माइनस। अब कौन सा इस रीजन के अंदर है? अगर रेडियस 2 है तो 2 इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर इधर, तो -3 तो बाहर हो गया, ये तो आउटसाइड द रीजन हो गया। तो इसका तो वैल्यू डायरेक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। बच्चे कौन से? 1 और -1, तो 2 पाई आयोटा f1 + f-1। 1 रख दीजिए उसको छोड़ करके जो 0 बन रहा हो, इस यही 0 बन रहा है, इसको छोड़कर हर जगह 1 रख दीजिए। तो क्या मिला? 2 पाई आई 3 + 1 + 1, 3 + 2 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर रखिए, इसको यहाँ पर नहीं रखना क्योंकि 0 बन रहा, तो 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक, -1 यहाँ पर नहीं रखना, -1 वहाँ पर रखिए, तो 3 डिवाइडेड बाई -2 और 2 -4। क्या हुआ? 2 पाई आयोटा 8 -1 ये कितना मिला? -π/4 आयोटा। ये आपका हाँ जी, आंसर आपका मैच कर रहा। नेक्स्ट, सी इज द सर्किल। इसमें क्या निकलेगा? x-1 का स्क्वायर + y² = 1। इसका रेडियस क्या है? 1, सॉरी सेंटर 1, 0, रेडियस है 1, मतलब आपका सर्किल कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है? क्लोज इंटीग्रेशन सी 1/z³। अब देखिए जब भी ये रिपीट कर जाए इसका मतलब आपको डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगाना है, यही तो मतलब है ना। डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव वाला फार्मूला क्या कहता है? 2 पाई आई डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ये 2 है, ये एक बार फार्मूला नोट कर लीजिए, f(n)a = n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आई क्लोज इंटीग्रेशन fz डिवाइडेड बाई z-a की पावर n dz। तो यह n+1, तो यहाँ पर जितना होगा उससे एक कम डेरिवेटिव होगा, तो n फैक्टोरियल की जगह 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल या 1 f। एक बार डेरिवेटिव कीजिए इसका z³ -1 का। ठीक है, और फिर रख दीजिए क्या? z = 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर z³ = z³ -1 = 0, तो z = क्या मिला? ठीक है, नहीं, ये तो गलत है। z³
पोल निकाल ही लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। वही पता चल जाएगा क्या होता है। ए माइनस बी अगर इसका फैक्टर है तो ए माइनस बी, ए क्यूब लाना है तो आपको ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी प्लस, तो आपको क्या मिला? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, ठीक। तो जेड क्यूब माइनस वन, ये क्या मिला? तो इसको लिखिए जेड माइनस वन, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। इसको ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? श्रीधराचार्य वाला फार्मूला लगा दीजिए। जेड इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो जेड इज इक्वल टू क्या मिला? माइनस वन बाई टू प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा। तो आपका एक पॉइंट मिल गया माइनस वन बाई टू प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू, और दूसरा मिल गया माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा। क्या देखिए ये पॉइंट क्या इसके अंदर हैं? इस रीजन के क्या है लिखा? माइनस वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू। माइनस वन बाई टू मतलब इधर कहीं, मतलब ये दो के दोनों पॉइंट इधर पड़ रहे हैं, मतलब आउटसाइड द रीजन। आउटसाइड द रीजन है, इसका मतलब कि हमें इसको टेंशन नहीं लेनी है, इसका तो ये जीरो निकलेगा। तो आपका खाली एक ही चीज़ बचा, क्या? जेड इज इक्वल टू वन, जेड इज इक्वल टू वन पर। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके फिर जेड इज इक्वल टू वन रखना है। तो टू पाई आयोटा, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। ये स्क्वायर है, स्क्वायर है। आप क्या करेंगे? वन अपान को आप ब्रेक कर दीजिए, जेड माइनस वन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, इसके बाद आपको होल स्क्वायर लिखा है डी जेड, ठीक है। ये स्क्वायर है नीचे वाला पार्ट,
तो इसका मतलब कि आपको डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगाना है। तो 2 पाई आई डिवाइडेड बाई, ये 2 है तो इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव होना है 1 फैक्टोरियल डी बाई डी जेड। एक बार आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन किसका करना है? डिफ्रेंसिएशन तो करना है लेकिन उस पार्ट का नहीं करना है जो जीरो बना रहा हो। ये 1 वाला अगर रख देंगे तो जीरो बन जाएगा। तो आपको केवल किसका करना है डिफ्रेंसिएशन? केवल इस पार्ट का। और फिर क्या करना है? जेड इज इक्वल टू 1 पुट कर देना। ठीक है। इस पार्ट का क्यों? इसका स्क्वायर होगा। ये देखिए इसका स्क्वायर है अलग अलग, मतलब इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/z-1 का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 का। ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू 1, मतलब ये वाला तो आउटसाइड द रीजन ही हो गया। तो जेड इज इक्वल टू 1 हम यहाँ पर नहीं पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो जीरो ही बन जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करके फिर जेड इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए तो क्या मिला? 2 पाई आई। इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए 1/x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन? -1/x²। तो -1/z² प्लस जेड प्लस 1 इंटू इसका कीजिए x² का, तो 2z² प्लस जेड प्लस 1 इंटू अंदर का कीजिए तो 2z प्लस। अब यहाँ पर आपको क्या पुट करना है? जेड इज इक्वल टू, तो ये क्यूब बचा, कैंसिल हो गया, तो -4 पाई आई तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 का क्यूब 27, 3×9 = 27। तो कितना हो गया? -4 पाई/9 आयोटा। ये आपका आंसर। ठीक है। थोड़ा सा आपको गौर करना है, जब भी आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन किस पार्ट का करना है और वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है, ये हमेशा जैसे एफ जेड में पुट करते थे कि जो पार्ट जीरो बना रहा हो उसमें उस पर पुट नहीं करना है ना, उसका डिफ्रेंसिएशन करना है। क्यों? क्योंकि अगर उसका डिफ्रेंसिएशन भी कर दिए तो फिर वो पार्ट रहेगा और फिर वो जीरो बना देगा, तो उसको छोड़ करके बाकी करना। ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ये सेकंड ऑर्डर का है। देखिए स्क्वायर लगा है, मतलब हमारा डेरिवेटिव वाला फार्मूला यूज करना है। लेकिन पहले ये देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या आएगी। जेड² प्लस y² प्लस पाई² इज इक्वल टू 0। तो जेड इज इक्वल टू क्या मिला? -पाई²। तो जेड इज इक्वल टू √ -पाई²। पाई स्क्वायर का √ पाई हो गया और -1 का √ हो गया प्लस माइनस आयोटा। तो आपके पास 2 पॉइंट मिले, एक प्लस पाई आयोटा, दूसरा मिल गया -पाई आयोटा। अब देखते हैं कि ये देखिए पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। आयोटा का मतलब क्या है कि ये वाई एक्सिस पर है ये पॉइंट। ठीक। रियल वाला पार्ट क्या है? 0। अब जेड इज इक्वल टू 4 है, इसका क्या मतलब है कि ये सर्किल का रेडियस है 4 और सेंटर क्या है? 0 0। तो जो 4 है वो यहाँ पर है रेडियस। अब 3.14 तो इसके अंदर ही पड़ रहा, तो मतलब दो के दोनों पॉइंट इसके अंदर पड़ रहे हैं। अब जब अंदर पड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है? ई की पावर जेड है, तो ऐसे लिखिए जेड प्लस पाई आयोटा का स्क्वायर और जेड माइनस पाई आयोटा का स्क्वायर। अब आप डिफ्रेंसिएशन वाला फार्मूला लगाइए। तो 2 पाई आई, ये स्क्वायर है, इसका मतलब कि एक बार डेरिवेटिव होगा 1 फैक्टोरियल डी बाई डी जेड। अब ध्यान से देखिए डी बाई डी जेड, जब हम प्लस पाई आयोटा रखेंगे तो केवल
इसका डिफ्रेंसिएशन करना है आपको, का स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करके फिर यहाँ पर पुट कर देना जेड इज इक्वल टू पाई आयोटा। क्यों? क्योंकि पाई और आयोटा यहाँ पर रखेंगे तो ये जीरो बना देगा, तो इसको नहीं करना है। लेकिन जब माइनस पाई आयोटा करेंगे, माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसके अंदर ही हैं, तो प्लस डी बाई डी जेड ऑफ ई जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस पाई आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर क्या पुट करेंगे? जेड इज इक्वल टू माइनस पाई आयोटा। ठीक, तो 2 पाई आई आयोटा। अपर पार्ट वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फार्मूला लगा दीजिए। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ई की पावर जेड का डिफरेंशिएशन ई की पावर जेड माइनस न्यूमरेटर ई की पावर जेड। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 जेड प्लस पाई आयोटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो जेड प्लस पाई आयोटा का होल स्क्वायर, ये 2 का 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपको इतने में क्या पुट करना है? जेड इज इक्वल टू पाई आई प्लस इसका जरा कीजिए, जेड माइनस पाई आयोटा का स्क्वायर ई की पावर जेड का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 जेड माइनस पाई आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखना है आपको माइनस पाई आयोटा, पुट कीजिए तो 2 पाई आयोटा जेड की जगह पाई आई पुट कीजिए, तो यहाँ पर 2 पाई आई ई की पावर पाई आई माइनस 2 ई की पावर पाई आई डिवाइडेड बाई पाई आई, तो 2 पाई आई का क्यूब। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई आई माइनस 2 पाई आई ई की पावर माइनस पाई आई माइनस ई की पावर 2 ई की पावर माइनस पाई आई डिवाइडेड बाई माइनस 2 पाई आई का। ठीक, थोड़ा लेंदी है लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं। 2 पाई आई बाहर है, 2 पाई आई, तो ये हो जाएगा क्या? 1/2 पाई आई का स्क्वायर। ये क्यूब है, ये क्यूब है, यहाँ पर ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस इधर लग जाएगा। अब क्या बचा? 2 पाई आई ई की पावर पाई आई माइनस 2 ई की पावर पाई आई, ये माइनस तो ये बन जाएगा प्लस, तो बन जाएगा 2 पाई आई ई की पावर माइनस पाई आई प्लस 2 ई की पावर माइनस पाई। ओपन कर दीजिए इसको, 1/4 पाई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक, ओपन कर दीजिए। 2 पाई आई कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई माइनस 2 कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 2 पाई आई कॉस पाई माइनस आयोटा साइन पाई प्लस 2 कॉस पाई माइनस आयोटा। देखिए साइन पाई तो हमेशा जीरो होता है, कॉस पाई होता है -1। तो क्या आया?
-1/4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 पाई आई, ये हो गया 0, +2 -2 पाई आई माइनस ये, और ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 4 पाई आई डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, पाई स्क्वायर से, ये कितना हो गया, आई डिवाइडेड बाई पाई। ये आपका देख लेते हैं यही आया कि नहीं। हाँ जी यही है, ये आपका। ठीक, स्टेप वाइज करते चलिएगा, थोड़ा सा लेंदी बनेगा क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, आपका गलत नहीं हो। चलिए यहाँ पर देखिए, z+1 = 4 है, z+1 = 4 है, इसका ये मतलब है कि आपका 3 बार डेरिवेटिव होगा। ठीक है, डेरिवेटिव वाला फार्मूला देखेंगे तो n+1 अगर यहाँ पर होता है तो n टाइम्स डेरिवेटिव। लेकिन जो z+1 की पावर 4 है, इसका मतलब कि z = -1 4th ऑर्डर का है, मतलब 4 बार यही चीज रिपीट हो रही है। जरा देखते हैं कि z = -1 इस रीजन के अंदर पड़ता है कि नहीं। z = 2, इसका मतलब यह है कि इसकी रेडियस है 2 और सेंटर है 0 0, रेडियस है 2, मतलब z = -1 इधर ही कहीं पड़ेगा, इसका मतलब कि इस रीजन में है। तो आपको क्या करना है, 2 पाई आई डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, 4 बार है यहाँ पर तो 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल d³ बाई डिजिट d3 डिवाइडेड बाई dz3। अब किसका आपको इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन करना है, उस पार्ट का करना है जिसको अगर हम z = -1 रखें तो वो 0 ना बने। अगर यहाँ पर रख देंगे तो 0 बन जाएगा, तो केवल और केवल आपके पास क्या बचा, e⁻²z। इसी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है 3 बार और फिर रख देना है z = 3 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2 पाई आई आयोटा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। एक बार डिफ्रेंशिएशन देखिए, e⁻z का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻z, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर 2 आएगा, तो तिबारा करेंगे फिर 2 आएगा, फिर e⁻²z। अब यहाँ पर z = -1 पुट कर, तो कितना मिला, 2 3 4 दूना 8, तो 8 पाई/3 आयोटा e⁻², ये आपका आंसर। चेक कर लेता हूँ, 8 पाई/, आप इसको ऐसे भी लिख सकते, 8 पाई/3, e⁻² है, e⁻² नीचे ले आइए। ठीक, नेक्स्ट, वेयर सी इज दिस। इसके थोड़े रीजन में आपको ध्यान में देना है कि रीजन कैसे चूज करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, x+i/y प्लस 1/z है, तो डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, 1/x+i/y, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x+i/y का स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाई x+i/y का मॉड। ठीक, a² प्लस b², i² की वैल्यू -1 +1 प्लस आयोटा 2xy। ठीक है,
अलग अलग कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है। ओपन कीजिए। ए की पावर 4 ओ सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ठीक। ये 4x स्क्वायर और ये -2 तो ये बन जाएगा ठीक प्लस 4x स्क्वायर इधर आ गया तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर को इधर लाइए तो 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हाँ -2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक प्लस 1 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर ठीक। ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4y स्क्वायर। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी मान लूँ, ये लिखा है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा टी -1 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस -2y स्क्वायर। तो आपको क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो आपको क्या मिला एक्स स्क्वायर टू वाई तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 -2y इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन बनी। अगर मैं -2y लेता हूँ ये तो हुआ +2y लेने से +2y। अगर मैं -2y लेता हूँ तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 +2y इक्वल टू 0। इन दोनों से आपको क्या नज़र आ रहा है ये मिला क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ सॉरी 1। वाई प्लस माइनस और चेंज करके देखते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ तो ये मिला। प्लस वन ऐड कर दी, ये क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक इक्वेशन ये बनी। अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन लेता हूँ, ये मिला। वन ऐड कर दीजिए, वन वन क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक में आया वाई माइनस वन, एक में आया वाई प्लस वन। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास सर्किल की इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू। अगर मैं इस सर्किल को ड्रा करूं, वाई प्लस माइनस वन है और रेडियस है टू, वाले को ड्रा करूं तो मेरे पास सर्किल क्या बनेगा, एक्स तो है जीरो, वाई प्लस माइनस वन है, मतलब यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है वाई, ठीक है। और रेडियस है टू, मतलब आपका अगर सेंटर ये है, स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये है। तो टू को क्या लिख सकते हैं, रूट टू का स्क्वायर, और रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। तो आपके पास अगर प्लस वन वाला ये है तो आपका सर्किल कुछ ऐसा बनेगा, और अगर आपका इधर है तो आपका सर्किल कुछ, ठीक है। ये वाले सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर, ये तो ये हो जाएगी। और इस वाले सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट। अब जरा देखिए, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, जेड स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जेड इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा का मतलब क्या है कि वाई के एक्सिस पर या तो प्लस वन है या माइनस वन है। तो प्लस वन माइनस वन दो के दोनों इस पोल के, इस सर्किल के अंदर पड़ रहे हैं, ठीक है। प्लस वन भी और माइनस वन। तो जब आप आयोटा का करेंगे, प्लस आयोटा का, तब आपको क्या ध्यान में रखना है, तो आप ये लिखिए जेड अपान जेड प्लस आयोटा, जेड माइनस आयोटा, डी जेड, ठीक। क्या करेंगे, टू पाई आयोटा एफ आयोटा प्लस एफ माइनस आयोटा। तो जब आप आयोटा की वैल्यू रखेंगे तो जो जीरो बन रहा है वहाँ पर नहीं रखना है, यहाँ पर नहीं रखना है। तो क्या आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाई टू आयोटा, प्लस माइनस आयोटा वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर जीरो ना बन रहा हो, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस टू आयोटा। तो ये कितना हो गया, टू पाई आयोटा, ये आपका आंसर, ठीक है। कहानी समझ में आ गई, रीजन थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, रटनिएगा नहीं। अब जरा दूसरा रीजन देखते हैं, जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू वन।
दूसरा क्वेश्चन रीजन क्या था, मॉड जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1। जेड प्लस आयोटा का मतलब क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा। इसका क्या मतलब है, एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए इसका सर्किल कैसा बनेगा, इसका सर्किल y इज इक्वल टू -1 रेडियस, ये मतलब इसका सर्किल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और आपके पोल कौन कौन से हैं, जेड इज इक्वल टू प्लस आयोटा और दूसरा था माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा वाला तो अंदर पड़ेगा इसके, प्लस आयोटा वाला बाहर पड़ेगा यहाँ पर आउटसाइड द रीजन। तो आपको जब भी इंटीग्रेशन करेंगे आप जेड अपान जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा डी जेड क्लोज इंटरवल सी, तो यहाँ पर प्लस आयोटा वाला तो आउटसाइड पड़ रहा है, तो प्लस आयोटा वाला छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 2 पाई आयोटा एफ माइनस आयोटा। माइनस आयोटा रखिए, लेकिन वहाँ पर मत रखिएगा जो क्या बन जाए, जो जीरो बन जाए। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई -2 आयोटा। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा पाई आई। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन, जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2, इसका मतलब कि इसका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसका मतलब कि इसका सेंटर है 0,1 और रेडियस है 2, मतलब आपका सर्किल कुछ ऐसा बनेगा, ये है 0,-2 और ये यहाँ से जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए जेड इज इक्वल टू -1 एक पोल है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर का है। जब भी सेकंड ऑर्डर आ जाए तो वहाँ पर आपको डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगाना है, और दूसरा है जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसकी रेडियस है 2, इसका मतलब कि 0,-1 से जाएगा और ये 0,3 से जाएगा। रेडियस 2 है, मतलब यहाँ से 2 इधर जोड़ दीजिए, 2 इधर जोड़ दीजिए। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ये वाला करेंगे तो 2 पाई आयोटा, जब भी आप जेड इज इक्वल टू -1 पर देखेंगे तो डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगाएंगे, मतलब डी बाई डी जेड ऑफ, इसको छोड़ करके बाकी का डिफ्रेंसिएशन z-1 z-2 इसका डिफ्रेंसिएशन। लेकिन डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आपको क्या रखना है, z इज इक्वल टू -1 प्लस z इज इक्वल टू 2 वाला डायरेक्ट है, तो f तो 2 पाई आयोटा, इसका डेरिवेटिव कीजिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू -1 प्लस 2 वहाँ पर रख दीजिए, लेकिन उस पर मत रखिएगा जो जीरो बन रहा हो, तो यहाँ पर रखिए 2 - 1 1 2 + 1 3, तो यह आ जाएगा 1/9। पुट कीजिए जेड इज इक्वल टू -1, तो हो जाएगा -3 माइनस -2 डिवाइडेड बाई -3 का स्क्वायर 9, ये कितना हुआ -3 + 2 -1/9, तो क्या आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 2 आउटसाइड द
रीजन बता रहे हैं। जेड इज इक्वल टू 2 आउटसाइड द रीजन बता रहा है। जेड इज इक्वल टू 2 किधर पड़ेगा? जेड इज इक्वल टू 2 किधर पड़ेगा? यहाँ पर। क्या ये रीजन के आउटसाइड होगा? ये कैसे चेक करेंगे? ये चेक करने का एक तरीका है। तरीका ये है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है आपके पास 1, इसका सेंटर है, और ये रेडियस आपको पता है वो है, रेडियस कितनी इसकी 2, तो ये है 1 और ये है 2, इसकी वैल्यू कितनी निकली √3। तो पाइथागोरस थ्योरम से 4 - 1 √√3। √3 का मतलब क्या है 1.732, मतलब ये यहाँ पर 1.732 पर जा रहा। और आपको क्या है जेड इज इक्वल टू 2, हाँ जेड इज इक्वल टू 2 आउटसाइड द रीजन है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये वाला करेक्ट कर लीजिएगा, ये नहीं होगा वाला। क्यों? यहाँ पर लिख लीजिएगा जेड इज इक्वल टू टी इज आउटसाइड द रीजन। जब आउटसाइड द रीजन है तो इसका मतलब यहाँ पर फार्मूला नहीं लगेगा, थ्योरम लगेगी, और थ्योरम क्या कहती है 0 इंटीग्रल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 ना करके 2 पाई आयोटा -3 + 2 -1/, तो -2 पाई/9 आयोटा, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई। आपका केवल 2 टॉपिक बचा है, लिमिट और कंटिन्यूटी, वो आप 12th में पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको ये 2 टॉपिक और बता देंगे। आपका कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट है वो आपका समाप्त हो चुका। जैसे आपको पढ़ाए हैं, जिस स्टेप में पढ़ाए हैं वैसे ही आपको पढ़ना है। पहले एनालिटिक फंक्शन, फिर हार्मोनिक फंक्शन, फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना, फिर इंटीग्रल, फिर उसके बाद इंटीग्रल के बाद कॉची इंटीग्रल फार्मूला, वो थ्योरम, और फिर कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ठीक, और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है, बस 1-2 बार क्वेश्चन कर लीजिएगा हर एक टॉपिक के, तो चीज़ें आपको आसानी समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और अच्छे से स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।